नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आप सब हमारी कहानी सुनते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मेरी कहानी का जो टॉपिक होता है, ज्यादातर जो वर्तमान समाज है और समाज का जो माहौल है, उस माहौल से ही रिलेटेड होता है। जैसे एक आधुनिकता के आड़ में एक नया चलन चल गया है समाज में, लड़के लड़कियों के बीच में, महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में अवैध संबंध का, जिसमें शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अवैध संबंध से संबंधित मामले होते रहते हैं समाज में। ये पुरुषों की तरफ से भी और महिलाओं की तरफ से भी। और इसी अवैध संबंध के चक्कर में खून खराबी भी होते रहते हैं, दोनों पक्ष की, नर नारी दोनों की। अमूमन ऐसी घटनाएं समाज में रोजाना घटती रहती हैं, आप सभी जानते भी होंगे। तो मेरा जो कहानी सुनाने का टॉपिक होता है, ज्यादातर इसी अवैध संबंध से ही संबंधित होता है। तो आज की जो कहानी है, ये भी इसी अवैध संबंध से ही संबंधित है, पारिवारिक कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद, और मुरादाबाद जिले का एक थाना है जिसका नाम है काठ, और काठ थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है दरियापुर। इसी दरियापुर गांव की ये कहानी है 14 अक्टूबर 2024 की, सोमवार। यह अभी 4-5 दिन पहले की बात है, 6 दिन पहले की बात है। कहानी बहुत भयावह है, लेकिन कहानी अगर शॉर्टकट में बता देंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी नहीं, ठीक से समझ नहीं पाएंगे या सुनने में भी सही नहीं लगेगा। क्योंकि जो भी कहानियां सुनने आते हैं, डिटेल में सुनने आते हैं, तो डिटेल इसको मैं बताऊंगा। डिटेल तरीके से कहानी बताने के लिए इसे हमें शुरू करना पड़ेगा मुरादाबाद जिले से नहीं, बल्कि मुरादाबाद जिले के पड़ोस का एक दूसरा जिला है जिसका नाम है बिजनौर। बिजनौर जिले से इस कहानी की शुरुआत करेंगे, तभी डिटेल पूरी कहानी समझ में आएगी और सुनने में भी अच्छा लगेगा। बिजनौर जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है सोहारा, और इसी सोहारा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है शेरपुर रैनी। इस कहानी की शुरुआत इसी शेरपुर रैनी गांव से होती है। शेरपुर रैनी गांव में एक रोहताश सिंह नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। काफी अच्छा सभ्य परिवार था, मिडिल क्लास जीवन यापन था इन लोगों का। परिवार में यानी भरा पूरा परिवार था, जिसमें बेटा बेटी, पत्नी, आस पड़ोस, जो भी खानदान होता है, सब कुछ थे। रोहतास सिंह अपना खेती बाड़ी थी वो भी करते थे, संभालते थे, और इसी के साथ साथ होमगार्ड के जवान भी थे, यानी होमगार्ड की नौकरी करते थे उत्तर प्रदेश पुलिस में। ऐसा तो मिडिल क्लास तरीके से इनका जीवन यापन चल रहा था। तो रोहतास सिंह की एक लड़की थी, नाम था सुधा। उम्र करीब 26-27 साल के आसपास, नॉर्मल पढ़ी लिखी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद में घर पर ही रहने लगी। पढ़ाई छोड़ने के बाद घर पर रहने लगी, और घर पर रहकर माँ के साथ, जो परिवार में और महिलाएं होती हैं उन सबके साथ में रहकर घरेलू कार्यों में हिस्सा यानी हाथ बटाने लगी। जैसे खाना पकाना हो गया, कपड़ा धोना हो गया, घर की साफ सफाई से संबंधित चीज हो गया, जो बाकी घर में काम धंधा होता है इससे संबंधित कार्य हो गया, सभी को यानी सहयोग करती थी। इस प्रकार से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो यानी काफी सभ्य लड़की थी सुधा, दिखने में बेहद खूबसूरत। तो जैसे बताया 26-27 साल की एज जब हो गई, तो ये एज एक युवा अवस्था की एज होती है, यानी जवानी का एक समय होता है, भरी जवानी जिसे कहते हैं, ये समय होता है। तो कितना भी सभ्य व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इस उम्र में पहुंचते पहुंचते अगर शादी विवाह नहीं हुआ है तो ना चाहकर भी कदम तो डगमगा ही जाएंगे।
तो इस सुधा के साथ भी ऐसा ही हुआ। 26-27 साल की एज हो गई, शादी विवाह हुआ नहीं था और पिता रोहताश सिंह ये तलाश में जुटे हुए थे, बेटी के जो वर होता है, घर होता है, इसके तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन बेटी की योग्य घर वर मिल नहीं पा रहा था, इसलिए समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। तो जैसे बताया कि सुधा का पैर जो है डगमगा गया। इसी गांव में, जो शेरपुर रैनी गांव है, इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था नीटू उर्फ लिटिल कुमार। नीटू उर्फ लिटिल कुमार नाम था। तो नीटू जो था यह भी सुधा के ही उम्र के समान था, बस 1-2 साल आगे पीछे मान लीजिए, बाकी लगभग सेम उम्र का था। तो नीटू जो है ये भी पढ़ाई लिखाई ज्यादा थी नहीं, गांव में ही घर था, इसकी भी छोटी मोटी खेती बाड़ी थी, परिवार के लोग थे। तो इसने एक काम सीख लिया था नीटू ने, पेंटिंग का काम। पेंटर जो होते नहीं, घरों में रंगाई पुताई करते हैं, ये सब कार्य जो होता है, डिजाइन वगैरह बनाना, ये सब सीख लिया था। तो इसी पेंटिंग के काम के सिलसिले में ज्यादातर ये देहरादून में रहता था। कभी कभार ही अपना गांव आता था, जैसे होता है, कमाने गया, 2 महीना 3 महीने के बाद में कमाई किया तो वापस घर पे आ गया, परिवार से मिला, घर पे रहा, गांव में घूमा टहला, इसी प्रकार से आता जाता रहता था। और बिजनौर से देहरादून की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ही होगी, तो इसलिए 2-3 महीने में राउंड मारता रहता था, गांव में आता रहता था। अब इधर नीटू जो है बताया कि युवा था, और इधर जो सुधा थी यह भी युवा थी, खूबसूरत थी। दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों के बीच में जो है अवैध संबंध हो जाते हैं। अपना मिलते हैं, गांव के थे ही, एक ही गांव के थे, सब एक दूसरे को जानते पहचानते थे, परिवार को भी जानते पहचानते थे, सारी जानकारी थी। तो अब जवानी भरी जवानी दोनों की थी, और अच्छा बुरा को सोचे समझे बगैर गांव पड़ोस, जो जाति धर्म से संबंधित चीजें होती हैं, इन सब का परवाह किए बगैर दोनों लोग एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और प्रेम संबंध में बंध जाते हैं। अब प्रेम संबंध में बंध जाते हैं तो फिर आजकल मोबाइल का जमाना है, दोनों के पास मोबाइल थी, दोनों युवा थे, दोनों अपना अपना नंबर शेयर करते हैं, उसके पास मोबाइल से बातचीत होना शुरू हो जाती है और मिल मुलाकात भी होती रहती है, सभी की नजरों से बचते बचाते। अब जैसे बताया कि नीटू ये पेंटिंग का काम करता था, तो देहरादून में करता था, तो वहां चला जाता था। तो जब ये सुधा के साथ में इसके संबंध हो गए, प्रेम प्रसंग हो गए, तो ये देहरादून जाता तो था, तो पहले जो जाता था 2-3 महीने में वापस आता था, लेकिन अब सुधा के साथ संबंध के बाद में, प्रेम संबंध के बाद में, वो 15 दिन, 1 महीना, 10 दिन ऐसे लौट आता था। और ऐसे करते 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 मात्र 6 महीने के अंदर ये देहरादून छोड़ दिया, गांव में ही रहने लगा और यही बिजनौर में ही अपना यही पेंटिंग से संबंधित कार्य देख के अपना कार्य करने लगा। अपना सुबह जाता, शाम को लौट आता, कोई कोई दिन ऐसा भी बीत जाता था जिस दिन काम ही नहीं रहता था, और इनका प्रेम संबंध आगे बढ़ रहा था, अपना लोगों की नजरों से बचते बचाते। ग्रामीण क्षेत्र था ही, तो अपना जो खेत होता है, गांव के बाहर का जो इलाका होता है, बहुत सारे फसल होते हैं, जंगल होता है, यहां सब जाते रहते थे, मिलते जुलते रहते थे, फोन पे बातचीत होती रहती थी, मैसेज चलता रहता था, एंड्रॉयड फोन सभी के हाथ में रहता है, तो वीडियो कॉलिंग भी होती रहती थी। इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध के साथ साथ फिजिकल रिलेशन भी हो गए। इसकी जानकारी किसी को नहीं, सिर्फ 2 ही को। लेकिन अवैध संबंध ज्यादा दिन छुपता नहीं है, ये धीरे धीरे 1-1.5 डेढ़ साल जब बीत गया और किसी को जानकारी नहीं हुआ, उसके बाद में फिर जब समय और आगे बढ़ने लगा, तो गांव के कुछ लोगों को इसकी जानकारी हो गई, नीटू और सुधा के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई, कुछ लोगों को जानकारी हो गई। तो फिर अपना सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे, जैसे गांव में होता है, खुल के कोई नहीं बोलता है, कानाफूसी सब करते हैं, ऐसे होने लगी। अब जब
धीरे धीरे एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पूरे गांव में ये इन दोनों की जो प्रेम संबंध था, रिलेशन था, ये चर्चा का विषय बन गया। अब जब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया तो उड़ती हुई खबर अपना सुधा के घर पर भी आई। उनके जो माँ बाप थे, परिवार के सदस्य थे, उनके पास आई तो परिवार के लोग सुधा पर जो है नाराज होने लगे इस संबंध को लेके। अब जब घर वाले नाराज होने लगे और इस संबंध को तोड़ने का दबाव बनाने लगे तो सुधा ने सीधा अपने परिवार से बोल दिया, माता पिता जो थे सबसे बोल दिया कि ऐसा है कि नीटू से मैं प्रेम करती हूं और नीटू से मेरी शादी करवा दीजिए। तो घर वाले मना कर देते हैं, पिता रोहताश मना कर देते हैं और भी जो परिजन होते हैं मना कर देते हैं, विरोध करते हैं। इसका कारण ये था कि पहला नंबर तो गांव का मामला था और दूसरा नंबर कास्ट अलग अलग थी। सुधा अलग कास्ट की थी और जो नीटू था ये अलग कास्ट का था और यही कारण था कि सुधा के परिवार वाले शादी से सीधा इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, शादी करने से मना कर देते हैं, ये शादी नहीं हो सकती है। अब सुधा क्या करे, बाकी तो सब कुछ ठीक था। अगर गांव का मामला था, सिर्फ गांव का ही मामला होता तो मैनेज भी हो सकता था बातचीत के जरिए, लेकिन चूंकि अलग कास्ट का था, ग्रामीण प्रवेश में ये लोग जी रहे थे और ग्रामीण प्रवेश में जाति धर्म से संबंधित जो मामला होता है बहुत ही पेचीदा होता है शादी विवाह को लेके। बाकी अवैध संबंध सभी के बीच होता रहता है, कोई रोक टोक नहीं करता है, चोरी छिपे सब चलता रहता है, लेकिन शादी तो चोरी छिपे हो नहीं सकती है क्योंकि शादी एक सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, सभी को साथ में जो है लेके चलना होता है। तो इसीलिए जो है डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट जो धर्म होता है, ये इस प्रकार की जो शादी होती है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासकर ग्रामीण प्रवेश में। तो सुधा के परिवार वाले इस शादी से सीधा मना कर देते हैं। अब क्या करे सुधा, अब इधर सुधा के परिवार वालों को जानकारी हो गई कि बिटिया के कदम डगमगा चुके हैं और पूरे गांव में चर्चा का विषय भी बन चुका है, बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो वो जल्दी जल्दी सुधा के लिए अभी तक आराम से वर और घर ढूंढ रहे थे, लेकिन अब जल्द से जल्द कोई उसके योग्य घर वर ढूंढ के जो है उसके हाथ पीला करवा के ससुराल भेजने के जद्दोजहद में लग गए। तो खुद भी अपने स्तर से तलाशना शुरू कर दिए, जो नातेदार रिश्तेदार होते थे उनसे भी बोले, भाई बंधु जो होते उनसे बोले, सब लोग तलाशना शुरू कर दिए युद्ध स्तर पर। और जब तलाशने लगे तो इसी शेरपुर रैनी गांव जो है, इसी गांव से मात्र 4 किलोमीटर दूर जो अब इनका जो शेरपुर रैनी गांव था बिजनौर जिले में था, सोहारा थाना के अंतर्गत, और इसी शेरपुर रैनी गांव से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर जो मुरादाबाद जिला पड़ता था, यानी दोनों बॉर्डर के ही आसपास में थे, मुरादाबाद जिला पड़ता था। मुरादाबाद जिले का कांट थाना के दरियापुर गांव में एक लड़का जो परिवार के लोग थे उनको नजर आ गया, सौरभ नाम था। उस लड़के के साथ में जो है सुधा की शादी परिवार के लोग तय कर देते हैं, घर वालों से बातचीत करते हैं। जो परिवार के लोग होते हैं, जैसे सौरभ था, सौरभ के पिताजी जो थे जिनका नाम था हरपाल, और जो सौरभ था ये टोटल 3 भाई थे, जिसमें एक सौरभ स्वयं था और एक इसका छोटा भाई गौरव और एक बड़ा भाई राहुल कुमार बड़ा था तो उसकी शादी हो चुकी थी। सौरभ सेकंड नंबर का था, तो इसके साथ शादी तय हो जाती है। अपना रोहतास सिंह की बेटी अपना सुधा की शादी सौरभ के साथ में तय हो जाती है। अब शादी जब तय हो जाती है उसके बाद दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब इधर जो सुधा होती है ये अपने प्रेमी से मिलती है, नीटू से बताती है कि शादी तय हो गई है, अब हम लोग बिछड़ जाएंगे, अब क्या होगा। अब ये दोनों के दोनों बहुत परेशान, लेकिन सुधा भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। इधर जो नीटू था ये भी कुछ नहीं खुल के नहीं बोल पा रहा था क्योंकि कास्ट अलग थी। अगर खुल के कुछ जो है कर देती तो फिर मारकाट जैसी स्थिति खड़ी होने की संभावना प्रबल हो जाती, तो इस चीज का डर भी इन लोगों के अंदर था। इसलिए ना सुधा ज्यादा कुछ बोल पा रही थी, विरोध कर पा रही थी, ना नीटू ही इसमें कुछ
कर पा रहा था। लेकिन इन दोनों का जो प्रेम संबंध था, शादी तय होने के बाद निरंतर चलता रहा। उसमें कोई जो मेल जोल था, बातचीत थी, उसमें कोई कमी नहीं आई। अब शादी का समय नजदीक आ गया, शादी का दिन आ गया। धूमधाम से जो है रोहतास सिंह अपनी बेटी जो सुधा थी उसकी शादी विवाह संपन्न करवा देते हैं और उसके हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज देते हैं। तो शेरपुर रैनी गांव से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे ससुराल यानी शादी हुई थी, दरियापुर गांव में, जो मुरादाबाद जिले का पड़ता है, कांठ थाना के अंतर्गत यही शादी हुई थी। तो शादी के बाद जब यानी शादी अभी इसी साल हुई थी, जुलाई महीने में 10 जुलाई 2024 को शादी हुई थी। यानी सुधा और सौरभ की इनकी शादी हो गई और उसके बाद में सुधा अपने ससुराल पहुंच गई, अपने पति के साथ, अपने ससुराली जनों के साथ में रहने के लिए, जैसा हर लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, इसी प्रकार से। अब सुधा वहां जब पहुंच जाती है तो पहले तो किसी को इसके अवैध संबंध से संबंधित कोई जानकारी थी नहीं, ससुराली जनों को, ना पति को, ना जेठ को, ना देवर को, ना ससुर को, ना परिवार के अन्य सदस्य को। जैसा हर लड़की विदा होके जाती है, घर की बहू होती है, पत्नी होती है, उसी प्रकार से सुधा भी रहने लगी। तो सुधा की एक जेठानी थी जो राहुल कुमार थे, यानी सौरभ के बड़े भाई, उनकी शादी हो चुकी थी। तो उनकी देवरानी थी जिसका नाम था सीमा, कुछ ही साल पहले उनकी भी शादी हुई थी और सीमा को एक बेटी थी। तो जो सौरभ था, इसका परिवार कोई बाहरी कमाई इनके पास नहीं थी, ये भी किसान थे, ये लोग भी किसान थे। जो सौरभ 3 भाई थे, ये भी खेती बाड़ी का ही काम करते थे। पिताजी जो हरपाल थे, ये भी खेती बाड़ी का ही कार्य करते थे। जो घर में महिलाएं थी, वो घरेलू कार्य के साथ साथ जब पुरुष खेतों में काम करने चले जाते थे, तो जो घर की महिलाएं होती थीं, वो अपना जैसे होता नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के घर पे मवेशी होते हैं, गाय भैंस इत्यादि, तो ये सब जो होते थे उनको घर की महिलाएं जो है अपना भूसा चारा खिलाती रहती थी। इसी प्रकार से इनका परिवार था। इसी परिवार में सुधा की शादी हुई थी और उसी घर में जाकर गई थी, अब वहां रहने लगी। तो ये जो बाहरी काम होता है, मवेशियों को चारा डालने का काम होता है, ये काम जो नई नवेली दुल्हन आती है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, उससे पहले की जो पुरानी हो जाती है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और जो नई नवेली दुल्हन होती है उसकी जिम्मेदारी घर के अंदर के कार्यों की होती है, जैसे खाना पकाना हुआ, सबको खाना परोस के खिलाना हुआ, कपड़ा वगैरह धोना हुआ, ये सारी रहती है। तो ऐसा ही जो है सुधा के साथ भी होने लगा। सुधा अपने घर के अंदर रहती थी, अपना घर के अंदर का कार्य करती थी, और जो जेठानी थी सीमा, ये घर के अंदर भी हाथ बटाती थी। इसी के साथ साथ अपना बाहरी कार्य जो होता था मवेशियों का, वो कार्य भी देखती थी। और जो परिवार के 4 पुरुष थे, हरपाल और उनके 3 बेटे, ये अपना खेतों में कार्य करने जाते थे। सुबह जाते थे, दोपहर को आते थे, फिर निकल जाते थे, शाम को आते थे। घर में महिलाएं ही रहती थी। अब समय धीरे धीरे गुजरने लगा। इधर जो सुधा थी, शादी के बाद भी जो इसका प्रेम संबंध था, यानी प्रेमी था नीटू के साथ संबंध खत्म नहीं होते हैं। ससुराल में आने के बाद भी ये फोन पर नीटू से बात करती रहती है। और नीटू यानी मायका जो था सुधा का, ये ज्यादा दूरी पे था नहीं, 4 किलोमीटर दूरी पर था। और ग्रामीण क्षेत्र में 4 किलोमीटर की दूरी कुछ खास दूरी नहीं होती, नहीं मानी जाती है। और खासकर आशिकी में तो लोग यहाँ कोसों चले जाते हैं, 4 किलोमीटर की क्या औकात थी। तो फोन पर बातचीत होती रहती थी और इसी के साथ साथ फिर मिलने मिलाने का सिलसिला भी चालू रहता था। अब पहले जब सुधा गांव में रहती थी, यानी शादी नहीं हुई थी, तो आसपास के खेतों में जाके मुलाकात होती थी। जंगल वगैरह होता था, छोटा मोटा झाड़ी होती थी, वहां मिलते रहते थे। अब जब ये ससुराल में आ गई तो थोड़ा दिक्कत होने लगी। अब दिक्कत तो होने लगी, लेकिन फिर भी इस प्रकार के लोग जो होते हैं कोई ना कोई गुंजाइश तलाश ही लेते हैं। सुधा जब ससुराल में रहने लगी तो वह भी गुंजाइश तलाश ली। ग्रामीण क्षेत्र का घर था, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो घर होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग जगह जो होती है वो आरक्षित होती है, कमरे आरक्षित होते हैं, जैसे फला का कमरा, वो फला का कमरा। तो
के घर में, किसानों के घर में मवेशी होते तो वहां भूसा वगैरह, जो खेतों में फसल तैयार होती है तो भूसा वगैरह होता है, तो एक कमरे में भूसा रखा हुआ था अपना सुधा के ससुराल में। तो यहां पर आके जो है सुधा ने फोन पर सारी जानकारी दे दी थी, किस समय घर के पुरुष खेतों में जाते थे और किस समय खेत से लौट के आते थे, उसकी जेठानी क्या करती थी, उसकी जेठानी किस समय कहां जाती थी, उसकी सास किस समय कहां जाती थी, किस समय मुलाकात हो सकती है। ये सारी जानकारी जो सुधा थी वो फोन के माध्यम से अपना जो प्रेमी था उसके मायके में, गांव में पहले से नीटू, उसको देती रहती थी। और उसके बाद में फिर उसी समय अनुसार जब घर में कोई नहीं होता था तो नीटू, जैसे दोपहर का समय है, घर पे कोई नहीं है, शाम का समय है या अर्ली मॉर्निंग का समय है, सब लोग सोए हुए हैं, तो उसी समय नीटू सुधा के ससुराल पहुंच जाता था और वही घर में जो एक कमरा था जिसमें भूसा रखा जाता है, उसी भूसे के कमरे में ये दोनों मुलाकात कर लेते थे, अपना जो भी करना होता था करते रहते थे। तो इसी प्रकार से निरंतर जो है शादी के बाद से चलने लगा। अब ये जानकारी किसी को, यानी ससुराली जनों को भी ये जानकारी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसी प्रकार से ये लोग मिलते जुलते थे। लेकिन अब जो नीटू था ये इस प्रकार से तो मिलता ही था, इसी के साथ साथ अब जो सुधा का ससुराल थी अपना दरियापुर गांव के आसपास अपना मंडराता भी रहता था। लोगों ने देखा भी लेकिन पहले संदेह नहीं किया। जो अपना सुधा की जेठानी थी सीमा, इनकी नजर भी अपना इस पे पड़ी थी, नीटू लिटिल कुमार पर पड़ी थी, लेकिन वो भी संदेह नहीं की। एक दिन की बात है, यानी एक महीना पहले की बात है, शादी 10 जुलाई को हुई थी, तो इसी महीने के यानी अक्टूबर महीना जो है, जैसे 14 अक्टूबर की जो है जो कहानी है वो है, और उसके 15-20 दिन पहले की बात है, या एक महीना तो सितंबर मान लीजिए। इसी दरमियान जो है एक दिन सुधा, घर पर तो पुरुष थे नहीं, सब खेतों में चले गए थे, काम करने चले गए थे, सुधा की सास भी कहीं चली गई थी। तो एक दिन सुधा और उसका प्रेमी नीटू ये रोज की तरह जैसा मिलते थे, वही घर के अंदर भूसे वाले कमरे में दोनों एक साथ में थी। इसी दरमियान जो जेठानी थी सीमा, ये कहीं गई हुई थी, अचानक घर पर पहुंच गई, और घर पर पहुंच गई तो भूसा का जो कमरा था उसके अंदर कुछ हलचल इन्हें दिखा, तो वहां झांक कर देखी तो दोनों को रंगे हाथ पकड़ ली। अवैध संबंध बनाते समय उनकी नजर पड़ गई। अब अभी तक सुधा और नीटू के बीच की जो अवैध संबंध था, यहाँ ससुराल में भी था, मायके में भी था, ये जानकारी जो है ससुराली जनों को नहीं थी, लेकिन अब जेठानी देख ली। अब जेठानी जब देख ली तो अब नीटू जो था वो भी डर गया, सुधा भी डर गई कि अब क्या होगा, क्योंकि जेठानी देख ली है तो किसी ना किसी को तो बता देंगी, परिवार को बता देंगी, पति को बता देंगी, तो बड़ी आफत आ जाएगी। ये लोग डरने लगे, अब क्या करें। अब जो नीटू था प्रेमी, ये वहां से उस समय भाग गया और सुधा बाहर निकल कर आई, और बाहर निकल कर आई अपनी जेठानी को, उस समय जेठानी ही घर पर थी, उनको जो है सारी बात बता दिया अपने रिलेशन से संबंधित। तो जो जेठानी थी ये पहले तो किसी से नहीं बताई, लेकिन बाद में जो है दौरान जेठान का मामला जानते हैं ये रिलेशन, तो पहले किसी को नहीं बताई, लेकिन बाद में घर के अंदर ही कुछ कमेंट वगैरह करने लगी सुधा के ऊपर। और सुधा इस दरमियान प्रेग्नेंट भी हो गई थी, यानी गर्भवती भी हो गई थी, क्योंकि जुलाई में शादी हुई थी, अक्टूबर महीना चल रहा था, तो गर्भवती हो गई थी। अब जब जेठानी सीमा को उसके अवैध संबंध की जानकारी हो गई, रंगे हाथों उसने देख लिया, तो सीमा सुधा को बोलने लगी कि ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये मेरे देवर का नहीं है, यानी सौरभ का नहीं है, बल्कि तुम्हारे प्रेमी लिटिल का है। ये रोजाना तंज मारने लगी और कमेंट करने लगी। इससे सुधा बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, और इसी के साथ साथ जो सीमा थी वो अपने देवर सौरभ यानी सुधा के पति का भी कान भरने लगी, ब्रेन वॉश करने लगी। पति भी भड़कने लगा, उस पर तंज कसने लगा, जिससे बहुत ज्यादा सुधा परेशान हो गई। अब जब बहुत ज्यादा परेशान हो गई, ससुराल के अन्य सदस्य जो थे, ससुर वगैरह, देवर, इनको भी जानकारी हो गई क्योंकि सीमा ने बता दिया। अब इससे सुधा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब परेशान हो गई तो सुधा अपने प्रेमी
नीतू को फोन करके सारी जानकारी देती है, बताती है और बताती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूं उसी दिन से, क्योंकि जेठानी के कमेंट से और जेठानी जिस प्रकार से पति का ब्रेन वॉश करती है, मेरे खिलाफ भड़काती हैं, परिवार के लोगों को भड़काती हैं, मेरा जीना हराम हो चुका है। अंदर ही अंदर मैं घुट घुट के जी रही हूं। तो नीतू से बताती है, अपने प्रेमी से। तो नीतू सुधा से कहता है, फिर क्या करना चाहिए बताओ मुझे, कुछ करना क्या है, क्या चाहती हो तुम? तो सीधा सीधा कहती है नीतू से, प्रेमी से अपने, कि मेरी जेठानी को जो है खत्म कर दो, रास्ते से हटा दो। तो बोलता है ठीक है, यह काम हो जाएगा। उसके बाद में सुधा और नीतू यानी प्रेमी प्रेमिका दोनों जेठानी सीमा के कत्ल के लिए अपना एक जो षड्यंत्र होता है, प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि कब, कहां, कैसे, किस समय सीमा मिलेंगी और किस तरह उनको जो है मौत के घाट उतारना है, कैसे उनका खेल खत्म करना है। ये सब अपना षड्यंत्र फोन पर जो है होने लगता है। और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, करीब 10 दिन जब बीत जाते हैं, ये प्लान इनका कंप्लीट हो जाता है। फिर प्लान के अनुसार 14 अक्टूबर को जो है सुबह का समय था, वही 8-9 बजे का समय था, और सुधा और नीतू के बीच में बातचीत हो गई थी। फोन पर कंटिन्यू कांटेक्ट में पहले थे, लेकिन इस कार्य को अंजाम देने के लिए सुबह से ही सुधा और नीतू एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। तो वही 8 बजे के आसपास में, 9 बजे के आसपास में, जो नीतू था प्रेमी, वो अपने गांव से पूरी तैयारी के साथ में अपना सुधा के ससुराल पहुंच गया। यानी गांव के पास में जो दरियापुर गांव था, वहीं आसपास में पहुंच गया। और सुधा से उसने बोल दिया कि जैसे घर के अंदर कुछ ऐसा लगेगा कि अब घर के अंदर बाकी लोग नहीं है, खाली ये अपना सीमा ही है, तो मुझे फोन कर देना, मैं तत्काल आ जाऊंगा। तो सुधा ने कहा ठीक है। उसके बाद में जो सुबह का समय था, जो ससुर थे, पति थे, देवर थे, जेठ थे, सभी को नाश्ता पानी करवा के जो है वो खेत भेज दी। वो लोग खेत चले गए। अब घर पे उसकी जेठानी और जेठानी की बेटी, ये 2 लोग बचे, क्योंकि जो सास थी वो अपने बेटी के यहाँ चली गई थी, यानी सुधा के ननद के यहाँ चली गई थी, अपनी बेटी के यहाँ, वो घर पर थी नहीं। अब इधर क्या हुआ कि जो जेठानी सीमा की बेटी थी वो खेलने कूदने चली गई, और उसी समय घर में जो सर्फ होता है, कपड़ा धोने वाला सर्फ खत्म हो गया। तो गांव में एक दुकान थी, तो जेठानी सीमा उसी दुकान पर सर्फ लेने चली गई, और जब वो सर्फ लेने गई, उसी समय सुधा अपने प्रेमी नीतू को फोन करके घर पे बुला लेती है। अब नीतू घर पे आ जाता है और आके सीधा वही जो भूसे का घर होता है वहीं जाके छुप जाता है। और उसके बाद में कुछ ही देर में सीमा सर्फ लेके घर पर वापस आती है और अंदर रख देती है, रख के अपना काम धंधा करने लगती है। तो जैसे बताया कि जब घर के पुरुष खेत चले जाते थे तो घर की महिलाएं ही मवेशियों को चारा भूसा डालती थी। तो सीमा जो है उसी समय भूसा के घर में जो है मवेशियों को भूसा डालने के लिए, भूसा निकालने के लिए गई थी। और जब जैसे वो भूसा के घर में घुसी, तुरंत जो है नीतू वहीं में छुपा हुआ था, उसी भूसा वाले घर में छुपा था, तुरंत वो सीमा को पकड़ लेता है और उसके हाथ में एक दराती होती है, उस दराती से उसका गला रेतना शुरू कर देता है। अब वो इधर उधर भागने का प्रयास करती है, तब तक जो सुधा होती है वो भी भाग के वहीं पहुंच जाती है और वो प्रेमी का साथ देती है। जो जेठानी होती है सीमा, इनका दोनों हाथ पकड़ लेती है और वहीं पे गिरा देते हैं। और उसके बाद में जो दराती होती है, दराती का हैंडल टूटा हुआ रहता है, तो गला ठीक से कट नहीं पाता है, तो वहीं भागकर सुधा जाती है, घर के अंदर से चाकू लाती है, उस चाकू से गला रेत देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब जब जेठानी सीमा की मौत हो जाती है, उसके बाद प्लान के अनुसार से सुधा अपने प्रेमी नीतू से बोलती है, यानी लिटिल से, कि उसका भी हाथ पैर ये सब बांध के उसके कमरे में फेंक दो और कुछ सामान इधर उधर कर दो। तो ये लोग दोनों प्रेमी प्रेमिका अंदर जाते हैं। अब पहले तो कत्ल करने के बाद में इनका जो कपड़ा होता है, हाथ पैर होता है, खून से सन जाता है। तो सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका घर के अंदर जाते हैं, नल लगा होता है,
नल के ऊपर अपना हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं। उसके बाद जो प्रेमी होता है लिटिल, ये अपनी जो प्रेमिका होती है सुधा, सुधा का हाथ पैर बांध के उसके कमरे में गिरा देता है और सुधा बेहोश होने का नाटक करने लगती है, वहीं पर पड़ जाती है। अब घर में कोई था नहीं, सब जो पुरुष बिरादरी थी वो पूरा जो है खेत में काम करने गए थे। करीब 12 बजे ये घटना, 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास की घटना थी सुबह 14 अक्टूबर को। और फिर 12 बजे दिन में जो है अपना जो परिवार के पुरुष होते हैं वो खेत से घर वापस आते हैं। अब यहाँ वापस आते हैं तो जो सुधा का पति होता है सौरभ, वो अपने कमरे में जब जाता है तो सुधा को देखता है बेहोशी की स्थिति में, हाथ पैर उसका बंधा होता है। अब वो तुरंत परेशान, शोर शराबा करता है। परिवार के अन्य सदस्य आते हैं। तुरंत सौरभ अपनी पत्नी सुधा का हाथ पैर खोलकर जो है और उसे स्थानीय हॉस्पिटल में लेके जाता है इलाज के लिए। तब तक जो बाकी सदस्य होते हैं उनकी नजर भूसा वाले घर में पड़ती है, तो वहां पे जो है जो सीमा होती है वो मृत अवस्था में गला रहता हुआ है। अब तुरंत तो शोर शराबा मच जाता है, हंगामा मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। ये सुनकर जो गांव में जो पड़ोसी होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो भी नर नारी सब इकट्ठा हो जाते हैं और इस कत्ल की जो सूचना होती है आगे की तरह कुछ ही देर में पूरे गांव में, आसपास जो पड़ोस में गांव थे उन गांव में फैल जाती है और देखते देखते सैकड़ों लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है, पुलिस की टीम पहुंच जाती है। उसके बाद में पुलिस की टीम घटना स्थल पर जो मुआयना करना होता है मुआयना करते हैं, फॉरेंसिक टीम आती है, अपना जो साक्ष्य वगैरह संकलन करना होता है साक्ष्य संकलन करते हैं और उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें यही खुलासा होता है कि सांस लेने की वजह से और अत्यधिक खून ब्लड बह जाने की वजह से सीमा की मौत हुई है, ये खुलासा होता है। उसके बाद डेड बॉडी को जो है पुलिस परिजनों के हवाले कर देती है। अब पुलिस अपना जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब जांच पड़ताल जब शुरू करते हैं तो पूरी घटना का जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि कोई घर में आया था, सीमा का कत्ल किया, उसके बाद में जो उसकी देवरानी थी सुधा, उसका हाथ पैर बांध के सामान वगैरह इधर उधर करके भाग गया। अब पुलिस भी चकरा जाती है, अब क्या करें। तो घर के अंदर जब जांच पड़ताल करती है जहां पे सुधा हाथ पैर बंधा हुआ था, तो वहां कुछ जो हमला होता है, हंगामा होता है, ऐसा कुछ सुराग मिलता नहीं है। पुलिस को कुछ संदेह हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है यहां पर। अब उसके बाद में पुलिस स्थानीय हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पे सौरभ की पत्नी सुधा एडमिट हुई थी। पुलिस वहां जाती है, डॉक्टरों से बातचीत करती है, सुधा की जो तबीयत होती है उसके बारे में पूछताछ करती है। तो डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि इस महिला को कुछ हुआ नहीं है, वैसे आके एडमिट हो गई है, एक हिसाब से बहाना बना रही है। अब पुलिस को सुधा पे संदेह हो जाता है। पुलिस भी सुधा की जो बॉडी होती है, हाथ होते हैं, पैर बंधा हुआ था, ये सब चेक करती है तो कहीं किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होता है। अब पुलिस को पूरी तरीके से सुधा पे संदेह हो जाता है कि इसी ने कुछ किया है। उसके बाद में पुलिस सुधा को जो है उठाती है वहां से और थाने लेके जाती है। वहां पर पूछताछ करती है तो सुधा पहले पुलिस को काफी गुमराह करने का प्रयास करती हैं, लेकिन सुधा जो भी पुलिस को बताती है, पुलिस जो भी सवाल करती है उसका जवाब देती है, तो उसके हर जवाब से पुलिस का संदेह बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद पुलिस जब कड़ाई से पेश आती है तो सुधा टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है और इस पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देती है जो मैंने अभी आपको सुनाया है। और इसी के साथ साथ अपने प्रेमी सीटू उर्फ लिटिल कुमार का भी नाम इसमें शामिल करती है, पूरी बात उनकी भी बताती है। उसके बाद में मृतक महिला सीमा के पति राहुल कुमार की जो है अपनी पत्नी के कत्ल की एक तहरीर देते हैं पुलिस स्टेशन में, यहाँ कांठ थाने में। और उसमें अपनी भाई की जो पत्नी होती है सुधा और उसके बॉयफ्रेंड नीटू उर्फ अपना लिटिल कुमार, इनका नाम डालते हैं। और फिर पुलिस इसी बेस पर एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में सुधा और उसके प्रेमी नीटू उर्फ लिटिल कुमार को उनको गिरफ्तार करके स्थानीय अदालत में पेश करती है और वहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद में पुलिस आगे की जो बारीकी से जांच पड़ताल होती है उसमें लग जाती है
और आगे की विधिक कार्रवाई में लग जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।